स्टॉक एक्सरे में हम बात करेंगे आज रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये शेयर इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि ये इसका प्रदर्शन देख लेते हैं एक बार पिछले 3-4 महीने का। तो ये काउंटर अपने हाई से करीब 21% टूट चुका है। तो हर आदमी यही पूछ रहा है कि यार ये अट्रैक्टिव लेवल्स पर आ चुका है या नहीं आया है या अभी भी और गिरेगा। अगर हम इसका जुलाई का हाई देखें तो करीब 1616 रुपये 60 पैसे का था, जहां से कि अभी 21% टूट चुका है। मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कि उन्होंने कहा कि रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है, 1:10, यानी कि 10% चांस है कि ये शेयर गिरेगा और 100% चांस है कि इसमें रिवॉर्ड अच्छा मिल जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है, मतलब कि 1 रुपये की गिरावट और 10 रुपये का अपसाइड, ये भी इस तरह से भी ले सकते हैं आप। मार्च तक सोलर मॉड्यूल सेल प्लांट शुरू करने की कंपनी योजना बता रही है। तो एक बड़ा ट्रिगर इस कंपनी के साथ जुड़ेगा मार्च में, जब इनका जो एक नया वर्टिकल शुरू हो जाएगा और उसका जो फेज़ 2 होगा वो भी सितंबर से शुरू हो जाएगा। लेकिन कंपनी मानती है कि FY27 में ही कंपनी जो मेन रेवेन्यू है इस स्ट्रीम से वो आना शुरू होगा। कंपनी ने तो ये भी कहा है कि जो इनका ऑयल और केमिकल वाला जो सेगमेंट है उसको ये पूरी टक्कर देगा, ये जो नया वर्टिकल इनका शुरू होने जा रहा। तो एक बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम, बड़ा प्रॉफिट जनरेटिव स्ट्रीम इनकी शुरू होने जा रही है मार्च से। Q3 में कंपनी के जो GRMs हैं उनमें भी सुधरने की गुंजाइश है, क्योंकि जो सिंगापुर GRMs थे Q2 में तो $3 के आसपास आ गए थे, वो अब एज ऑन डेट अभी करीब $5 के पास आ चुके हैं। तो यहाँ से जो इनको प्रीमियम मिलता है GRMs में वो मिलेगा। तो यहाँ इनका जो Q3 रिजल्ट्स होंगे वो हो सकता है कि थोड़े बेटर देखने के लिए मिले। पेट्रोकेमिकल कारोबार थोड़ा सुस्त रह सकता है, लेकिन Q3 Q4 में जो रिटेल सेगमेंट है वो अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है, क्योंकि फेस्टिव सीजन भी है और मैरिज सीजन भी है। तो वहाँ से जो सिंगल डिजिट ग्रोथ है वो डबल डिजिट में आ सकती है। साथ ही टेलीकॉम सेक्टर में वो कह रहे हैं कि टैरिफ हाइक जो जुलाई में कंपनियों ने किया था उसका तो फ़ायदा मिलेगा ही, लेकिन एक और टैरिफ हाइक नेक्स्ट ईयर मिलेगा दिसंबर में, जो कि 15% तक का हो सकता है। साथ ही अगर देखें तो कंपनी का कहना है, जो मोतीलाल ओसवाल की रिसर्च रिपोर्ट है उनका कहना है कि जो कैपेक्स खर्च है वो अब पीक पर आ चुका है। कंपनी ने FY24 में 1,57,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स किया, अब ये पीक हो जाएगा और यहाँ से अब कंपनी का पैक्स खर्च कम होता जाएगा। साथ ही जो कंपनी का नेट डेट है वो भी कम होता जाएगा, 2.55 लाख करोड़ से घटकर ये 1.7 लाख करोड़ हो जाएगा इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो ये एक अच्छी चीज़ जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ घटित हो सकती है। साथ ही अगर देखें तो वैल्यूएशन उनका मानना है कि FY26 में जो एस्टिमेटेड EPS है 61.5 है और PE मल्टीपल 21 पर चल रहा है। बुक वैल्यू 632 है। मोतीलाल ओसवाल की रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि उनका बाय टारगेट 1580 रुपये का है। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं। लेकिन समीर सर, पॉजिटिव ट्रिगर तो मैंने बताए, लेकिन कुछ आपको कंसर्न भी दिखती हैं इस काउंटर के साथ, या यही पॉजिटिव ही लेकर हमें इस काउंटर पर ट्रेड करना चाहिए? जी विवेक, आपने काफी डिटेल में सब बता दिया, सो नॉट दैट मच मोर टू ऐड टू इट, बट व्हाट आई कैन से इज जो रिटेल बिजनेस में है वहां पे थोड़ा सा प्रेशर दिख सकता है फ्रॉम द सिंपल फैक्ट कि जो रिटेल रेवेन्यूज फ्रॉम ये जो जेप्टो और ये सब कर रहे हैं, तो वहां पे रिलायंस रिटेल का जो वो वर्टिकल है फॉर FMCG प्रोडक्ट्स, वहां पे थोड़ा सा शायद एक स्लो डाउन दिख सकता है, विच कैन बी अ स्लाइट बिट ऑफ अ नेगेटिव। बारिंग विच दूसरा एक स्लाइट नेगेटिव जो हमको दिख रहा है कि टेलीकॉम में एक्चुअली जब उन्होंने प्राइस हाइक लिए, नो डाउट उन्होंने लिए, विच इज पॉजिटिव, क्योंकि इंडिया में अभी भी टेलीकॉम रेट्स दुनिया से सबसे कम है। तो देर इज नीड फॉर इट टू गो अप इवेंचुअली, बिकॉज जो केपेक्स जो रिक्वायरमेंट है फॉर 5G एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो, these companies need to make good return on capital and return on equity. अगर वो नहीं बनती है तो we will not be able to progress. And मेरे हिसाब से वन जो प्रॉब्लम आया था जब प्राइस हाइक आया था, तो लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग टू BSNL, क्योंकि वो सबसे सस्ता हो गया था। एंड वी सॉ कि नंबर्स फॉर ग्रोथ वर नॉट कमिंग इन, इनफैक्ट थोड़ा सा डीग्रोथ भी हुआ था स्पेस में। सो दैट इज वन अदर कंसर्न, अगर दैट शिफ्ट कंटिन्यूज टू हैपन टू BSNL। ऑफ कोर्स जो रिपोर्ट्स आ रही है कि BSNL में अभी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं आ रही है, तो मे बी दैट विल स्टॉप द शिफ्ट हैपनिंग, बट net net these are the two concerns जो दिख सकते हैं, but from a larger perspective like you said, positive triggers बहुत ज्यादा है। ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन जो बढ़ेंगे उनके प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे, क्योंकि दैट इज द लार्जेस्ट प्रॉफिट कंट्रीब्यूटिंग सेंटर फॉर द बिजनेस। तो दैट गोइंग अप विल डेफिनेटली रीरेट द अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी अप। टेलीकॉम में मे बी वी विल सी अ स्लाइटली फ्लैटिश
प्रॉफिटेबल बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ सब्सक्राइबर्स, बट गोइंग फॉरवर्ड अगर वो एक और रेट हाइक लेते हैं तो then the probability is that the profitability will start moving up there, और वो भी एक वैल्यूएशन में रीरेट कर सकते हैं. So I agree with a lot of the points that are written by the Motilal Oswal report. Even we believe कि the worst for the sector is behind, for them is behind. जो उनका capex जो खत्म होने को आ रहा है, which will lead to top line and profitability growth. It will take time. जो उन्होंने rightfully management ने ही कहा है कि FY27 will be the first full year where you'll see a big jump in the profitability, क्योंकि year one में scale up के time पे there's always some issue and profits can never come. और दूसरा उनका जो SW Solar subsidiary है, will get orders for setting up these large plants. It will take time for them to start taking these solar panels from Reliance, क्योंकि they have to also make sure that it is working properly. The solar panels are able to generate enough electricity. थोड़ा testing जाएगा, सब जाएगा. So it will take a bit of time, but like I said, risk reward is I think in favor. यहाँ पे stock has gone through a period of consolidation और यहाँ से upside ज़्यादा दिख रहा है, जो आपने rightfully कहा था. जी सर, जो आपने सोलर पैनल की बात कही एंड सोलर की जो इनकी कैपेसिटी जो बन रही है जामनगर में, उसमें बात आ रही है कि मार्च से ये शुरू हो जाएगी एंड फर्स्ट फेज़ शुरू होगा एंड सेकंड फेज़ सितंबर में शुरू होगा. लेकिन वो रिपोर्ट ये भी बोलती है कि जो फुल स्ट्रीम इनका रेवेन्यू आना शुरू होगा वो FY27 में होगा. ऑफ कोर्स FY26 में जब शुरू होगा तो FY27 में ही वो पूरी तरह से 100% ऑपरेशनल हो पाएगी और उसका जो कॉमर्शियल यूज़ होगा वो FY27 में होगा. सर, ये कितना बड़ा वर्टिकल हो सकता है रिलायंस के लिए? रिपोर्ट तो कह रही है कि ये जो OTC बिजनेस है उसको कंपेयर कर देगा, और आज तक हम देखते ही आए हैं कि रिलायंस मतलब कि जो ऑयल और गैस में बादशाह जिसको कहते हैं कि यहाँ से सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है. इनका अगर एक वर्टिकल नहीं भी चलता है तो ऑयल और गैस उतना संभाल लेता है कि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उनके प्रॉफिट्स ख़राब नहीं होते. सर, इतना बड़ा वर्टिकल अगर शुरू हो जाएगा तो रिलायंस क्या देखते हैं? ये 1500 के टारगेट छोटे तो नहीं है? So 1500 के टारगेट शायद फॉर द 1 year व्यू होगा. इट मे नॉट बी फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की व्हाट कुड बी द स्टॉक टारगेट इन द नेक्स्ट 5 years. और 1500 कम शायद नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब भी ये ऑपरेशंस चालू होंगे, द कॉस्ट विल ऑल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम ईयर वन इनटू द एंटायर बिजनेस. यानी कि जो भी हमारा ओपेक्स है will all start running through the profit and loss in year one, और revenue stream जो है will not fully come in year one but will start coming from year two. तो year one में profitability ज़्यादा नहीं आएगी ये vertical से. What we have to still factor in is the profit centers will be two at the moment, जो Jio है उनका telecom operations and the oil to gas. अगर आप देखें तो रिटेल में also profitability has not been able to scale up, और consumer trends जो दिखा रहे हैं showing slight weakness. So the probability is के the 1500 target in 1 year I think is a fair target. मेरे हिसाब से अगर आप longer term आप stretch करेंगे, if you look at FY28 or 29 and if जो उनके plans है materialize होने लगे, then the upside could be more. अभी आपने जो first question पूछा था कि can it be as big as the oil to gas business? So management themselves are talking about the fact that this will be a very large business, क्योंकि जो उन्होंने setup किया है, it is a very large scale, and हम लोग को भी मालूम है कि India is moving in a very aggressive manner to renewable energy, especially solar, क्योंकि जहाँ opportunity बहुत अच्छी है, cost of generating solar power काफी low आया है. We want to move to the green hydrogen kind of system. तो वहाँ पे भी the huge amount of requirement for all these solar plants and solar panels and all going to come. So it will take time. Profitability will come. Whether it can be as large as the oil to gas business, वो देखना पड़ेगा. Once, because we have to also see कि solar panel के prices कैसे move होते हैं. Historically they have been trending downwards. अगर वो trend continue रहता है तो the profitability may not be the same as the oil to gas business, but ठीक है, we need to keep monitoring it. But yeah, 1500 1 year target I think achievable है. जी समीर साहब, मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे काउंटर्स हैं लार्ज कैप में जो बिग नेम्स हैं, लाइक रिलायंस हो गया, अदानी स्टॉक्स हो गए, टाटा के कुछ स्टॉक्स हो गए, या इंडसइंड बैंक हो गया. बैंकों में भी 2-3 बैंक्स और हैं जो कि अपने हाई से सिग्निफिकेंटली गिर चुके हैं.
अब जब एक जो छोटे निवेशक होते हैं जो 10-20 शेयर से शुरुआत करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि वो छोटे रहेंगे, लेकिन वो शुरुआत करते हैं जिनको नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं होती है स्टॉक मार्केट की, तो वो ये सोचते हैं कि अगर इसमें प्रॉफिट हो गया देन आई विल स्टार्ट पुटिंग मोर मनी इनटू द सिस्टम, और मैं थोड़ा पैसा और डालूंगा। लेकिन जहां उनको लॉस हो जाता है वो थोड़े कंजर्वेटिव हो जाते हैं, और ये सर आम आदमी की एक धारणा होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। सर ऐसे समय में ये इतने सारे ग्रुप्स मैंने आपको बताए, आपको क्या लगता है कि अगर एक निवेशक स्टार्ट कर रहा है कुछ लाख 2 लाख रुपए डालना, तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आपको लगता है बारिंग आई मीन अपार्ट फ्रॉम रिलायंस कि अच्छे हैं, अच्छे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इनमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए इन लेवल्स पर? जी, सो इंडसइंड बैंक जो बैंकिंग स्पेस है वहां पे डेफिनेटली एक ले सकते हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, क्योंकि स्टॉक में बहुत ज्यादा करेक्शन आ चुका है। बैंकिंग स्पेस विल डू वेल। जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है वहां पे थोड़ी पे नहीं है, और इंडसइंड बैंक ने जब भारत फाइनेंशियल लिया तो उनके पास माइक्रो फाइनेंस में काफी लार्ज एक्सपोजर बन गया, एंड दे कंटिन्यू टू ग्रो दैट। जब तक माइक्रो फाइनेंस में थोड़ा सबड्यूड रहेगा, यस द स्टॉक विल रिमेन अंडर सम प्रेशर, पर अभी इट्स ट्रेडिंग एट क्लोजर टू वन टाइम बुक वैल्यू, व्हिच इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव फॉर अ बैंक लाइक इंडसइंड बैंक जो इतनी लार्ज है, which has other operation businesses which is also growing, और हमारे हिसाब से माइक्रो फाइनेंस will also come back, so you can make some investment there. लास्ट वीक हम आपके चैनल पे आए थे, तब हमने टाटा मोटर्स की एक बात की थी। We बिल्कुल। felt that the opportunity in Tata Motors is extremely strong. Now comparing, since we are talking about these big groups, टाटा मोटर्स में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का पुश डोमेस्टिक मार्केट में आ रहा है is only going to see more traction. They also have this full plans for launching hydrogen based commercial vehicles. So जब ग्रीन हाइड्रोजन का अपटिक होने लगेगा, तो we will see traction coming from the commercial vehicle business, also from this new venture that they are, new launches that they're doing. ये सब टाइम लगेगा, मैं नहीं कहता हूँ कि अभी होगा, it'll take 2 years 3 years for all of this to materialize. बट जब आपको ये स्टॉक 33% बिलो दी हाइज मिल रहे हैं, तो इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी भी काफी स्ट्रांग है। सेकेंडली, जो टाटा मोटर में डीमर्जर होने वाला है फॉर द कमर्शियल व्हीकल बिजनेस प्लस द प्राइवेट व्हीकल बिजनेस, आई थिंक वो भी वैल्यू अक्रीटिव है इवेंचुअली। यू नो, प्राइवेट व्हीकल बिजनेस कैन गेट अ बेटर वैल्यूएशन, क्योंकि का जो जैगुआर लैंड रोवर है आई थिंक इज ट्रेडिंग एट अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस, क्योंकि टेम्पररीली वी आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम इन यूरोप, यूएसए, चाइना। यूएस में उतना नहीं, बट यूरोप एंड चाइना, एंड जब वो बाउंस बैक होता है तो यू विल सी जैगुआर लैंड रोवर प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीजिंग क्वाइट अ बिट। इंडिया में भी प्रीमियमाइजेशन आ रहा है, सो यू नो आई बिलीव कि टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है टाटा ग्रुप में जो ले सकते हैं। अडानी में एक स्टॉक में हम ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं फ्रॉम द पॉइंट कि उनका काइंड ऑफ सेमी मोनोपोली जैसा है, इज अडानी पोर्ट्स। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी अदर पोर्ट्स जो वो कंट्रोल नहीं करते, बट अगर आपको इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना है तो यू कैन नॉट इग्नोर अडानी पोर्ट्स, क्योंकि उनके पास 13 पोर्ट्स ऑल ओवर इंडिया है। एग्जैक्टली। अब सो टुडे इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी टू डील विद वन कंपनी। अगर मैं ईस्ट वेस्ट कहाँ पे भी काम कर रहा हूँ, साउथ, आई नीड टू डील विद वन कंपनी, आई कैन मैनेज दैट। ये बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपफ्रंट होते हैं, और एज as time goes and they increase prices, वो profitability increase ही होते रहता है। return on equity and return on capital we believe will be very strong. तो वो एक काउंटर है अडानी ग्रुप में जहां पे हम काफी पॉजिटिव है। ऑफ कोर्स देन देयर आर अदर ग्रुप्स लाइक महिंद्रा, जहां पे उनके हाउसिंग फाइनेंस वर्टिकल है जहां पे अंडर परफॉर्मेंस रहा है, या महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस अंडर परफॉर्मेंस रहा है। अगर आप एल&टी ग्रुप देखें तो एल&टी फाइनेंस हैज बीन अ बिट ऑफ एन अंडर परफॉर्मर। ये एनबीएफसीज में भी मुझे अपॉर्चुनिटी लग रही है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग पेरेंट हैंड्स है, जहाँ पे देयर विल बी नो इश्यू व्हेन इट कम्स टू फंडिंग में जब रिक्वायरमेंट रहेगी। ये सब स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो द बास्केट फॉर इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज देयर जहाँ करेक्शंस होती है। बट इफ यू आस्क मी इन द टॉप 3, आई वुड से जो आपने रिलायंस एक है, इंडसइंड बैंक एक है, टाटा मोटर्स एक है, I would also then look at Adani Ports and Mahindra and Mahindra Financial. Of course, उनका volatility ज़्यादा रहता है, but these are companies that we can definitely make long-term investments in. बिल्कुल, यही मैं सुनना भी चाहता था सर कि जो हमारे ऑडियंस है जो सुन रहे हैं,
जिनको पोर्टफोलियो बनाना है अपना इस समय पर, उनके लिए टॉप 5 स्टॉक्स कौन से रहेंगे जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छे रिनाउंड ग्रुप से जुड़ी कंपनीज? तो सर ने बता दिया कि आप रिलायंस ले सकते हैं, टाटा मोटर्स ले सकते हैं, इंडसइंड बैंक ले सकते हैं, अदानी पोर्ट्स ले सकते हैं, M&M फाइनेंशियल ले सकते हैं और L&T फाइनेंस ले सकते हैं। तो ये 5-6 Definitely, कंपनी। I will add one more to that from the Tata यस सर। stable, if you don't mind. Titan. अगर ओके। आप देखें तो जो ज्वेलरी स्पेस में ऑर्गेनाइज मार्केट ग्रो हो रही है, so Titan has gone through, actually if you see, a bit of a consolidation over the last 1.5 year. उनका जो ब्रांड रिकॉल है तनिष्क का, उनके जो कैरेट लेन विच इज लोअर एंड मार्केट, जो ग्रो अपॉर्चुनिटी है राइट। टुडे ऑर्गेनाइज इज barely 10 to 12%. अगर ये 20% हो जाता है, then Titan is the leader in the space. रिकॉल वैल्यू ऑफ ब्रांड, रिकॉल वैल्यू ऑफ ट्रस्ट, यहाँ पे बहुत बेनिफिट है। तो मेरे हिसाब से टाइटन इज अनदर स्टॉक विच इज अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी। एंड I will not buy at this point in the Tata stable another company, but अगर correction आता है closer to 5,000, Trent एक ऐसा stock है जो आप ले सकते हैं। It's run up a lot, valuations पागल जैसे expensive, so I'm not recommending a buy. But if it falls, Trent is also a great growth opportunity for the next maybe 5 to 10 years.